दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा गुड इवनिंग। जो भी भाई बहन इस समय मुझे सुन रहे हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में कर्म वृद्धता से संबंधित जो प्रश्न है वो हल करने के लिए देने चाहिए। मतलब जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है, यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने दिया है। और जीन पियाजे के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में कर्म वृद्धता से संबंधित बच्चों को प्रश्न हल करने को देना चाहिए। अब देखिए, इसमें ऑप्शन है इसकी संवेदीगामक अवस्था, या फिर पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। इसमें आपको बताना है कि किस एज में बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन हल करने को देने चाहिए। तो देखिए, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका मूर्त संक्रियात्मक, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, जो कि 7 से 11 वर्ष होता है। कितना होता है? 7 से 11 वर्ष। 11 वर्ष। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को सीधी गिनती उल्टी गिनती सिखाना, या फिर बढ़ते क्रम घटते क्रम को बताना, 1 से लेकर के 100 तक जो गिनती, या फिर 100 से 1 तक की गिनती को किस तरह से सिखाना है, इन सबको किस स्टेज में सिखाया जाता है, तो वो हमारी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड्स, कोग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, इससे बहुत अधिक जो क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यता से भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है। एकीकृत कक्षा, समावेशी कक्षा, या विशेष शिक्षा, या फिर अप्रगतिशील। बताइए किस तरह की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है, यानी अलग अलग एबिलिटी के बच्चे हैं इसमें। बताइए। तो देखिए, इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा समावेशी कक्षा, यानी समावेशी इंक्लूसिव क्लास, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें देखिए हर तरह का बच्चा होगा। एक समावेशी कक्षा में इसमें हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करना है आपको। इसमें समान शिक्षा का अवसर देना है हर एक बच्चे को। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, समावेशी शिक्षा, यानी हमें सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए इसमें जो बच्चे हैं वो कैसे हैं, वंचित पृष्ठभूमि से आए हैं, उनको शिक्षा नहीं मिली है। तो देखिए क्या करना चाहिए एक शिक्षक को, उन्हें ढेर सारा काम दें, गलत है ये। उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं, ये भी गलत है। उन्हें अनदेखा कर क्योंकि वे अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते, ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट है। उनके संदर्भ में और जानने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें, ये आपका राइट पॉइंट है, ऑप्शन डी। यानी जो बच्चे हैं वो वैसे भी कैसे हैं, वंचित पृष्ठभूमि से आए। यदि हम उनको अलग थलग करेंगे, उन्हें ढेर सारा काम देंगे या अनदेखा करेंगे, तो ये उनके साथ सही नहीं होगा। वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए हमें क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनके संदर्भ में और जानने का प्रयास करना चाहिए, और उन्हें कक्षा में बराबर चर्चा में शामिल करना चाहिए, ताकि वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है। पठन वैकल्प, भाषा वैकल्प, गति समन्वय वैकल्प, या फिर गुणज वैकल्प। देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसमें कोई एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिससे व्यक्ति अपना जो संतुलन होता है वह नहीं बना पाता है, वह अपने हाथों और आंखों का बैलेंस नहीं बना पाएगा। अब बताइए वो कौन सी है डिसेबिलिटी। तो देखिए वो हो जाएगी गति समन्वय वैकल्प। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। तो आपको यदि इससे समझ में आए तो वहां पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा होता है, तो आप उसकी इंग्लिश पर भी ध्यान दें, इसे डिस्प्रैक्सिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वलीनता यानी ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों में पहचान किन विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है। यानी जो बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित हैं उनमें किस विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है। तो देखिए इसके संप्रेषण में कठिनाई, सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा, बुद्धिलब्धि का बहुत कम स्तर होना, या फिर उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। इसमें से आपको बताना है किस चीज
किस गुण के होने की संभावना रहती है। देखिए, ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं उनको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है। देखिए, उनको कम्युनिकेशन करने में कठिनाई होती है, यानी बातचीत करने में कठिनाई होती है। इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते। ऐसे बच्चे बात को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं। तो बताइए इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा संप्रेषण में कठिनाई, ऑप्शन ए, यानी बातचीत करने में कठिनाई। जो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं उन्हें बात करने में कठिनाई होती है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में कठिनाई होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान यानी विशेषता नहीं है। क्रिएटिव विद्यार्थी की पहचान पूछ रहे हैं, नहीं है, इस पर भी आपको गौर करना है। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग पेपर दे रहे होते हैं तो नहीं पर गौर नहीं करते हैं और जल्दी में क्वेश्चन को गलत कराते हैं। तो इस पर आपको नहीं पर भी फोकस करना है कि क्या पूछा जा रहा है। इसमें देखिए इसके ऑप्शन है अभिसारी सोच, जिज्ञासा की प्रबल भावना, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल या फिर नवाचार अनूठे विचार। बताइए क्या हो सकता है। देखिए, इसमें जो बच्चा होता है वो कुछ अलग करने की सोचे। भाई, क्रिएटिव बच्चा कौन सा होगा, जो बच्चा कुछ अलग करने की सोचे। सृजनात्मक इसका मतलब होता है क्रिएटिव बच्चा, जो कुछ लीक से हटकर सोचे, जिसमें कुछ अलग करने की प्रबल इच्छा हो। ऐसा बच्चा क्या कहलाता है, क्रिएटिव बच्चा कहलाता है। मगर इसमें क्या पूछा गया कि इसकी विशेषता नहीं है। तो देखिए, जिज्ञासा की प्रबल भावना ये तो होनी चाहिए। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल भी एक क्रिएटिव बच्चे में होता है। नवाचारी अनूठे विचार भी एक बच्चे में होते हैं कि वो किस तरह से समस्या को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिसारी सोच, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इसमें बच्चा क्या करता है, कुछ नया नहीं सोचता, वो सिर्फ बुद्धि लगाता है। उसको किसी भी समस्या को क्रिएटिव तरीके से या किसी क्वेश्चन को कुछ नए तरीके से करने का नहीं सोचता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2008 सुझाती है कि शिक्षा मतलब किस तरह की होनी चाहिए। देखिए इसके ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होना चाहिए, तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होना चाहिए या फिर समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। बताइए किस तरह होनी चाहिए। राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है 2008 वो क्या सुझाती है कि शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए। तो देखिए, पाठ्य वस्तु की जो विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए पाठ्य वस्तु, ये आपका रॉन्ग पॉइंट है। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होना चाहिए, ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट है। हमें कैसे सिखाना, हमें बच्चों को सहयोग के साथ बढ़ाना है, एक साथ में उनके बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना है। तीसरा तथ्य है आपका कि तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होना चाहिए। देखिए जहां भी इस तरह का वर्ड आएगा तो वो निगेटिव पॉइंट होता है, तो उसे हमेशा गलत ही समझें। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन डी, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। तो यही आपका राइट ऑप्शन होगा। कौन सा, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर ये केंद्रित होनी चाहिए, यानी इसमें चीजों को एक क्रिटिकल सोच, कई तरीके से सोचना, ये हमें बच्चों को बताना है। क्रिएटिव तरीके से किस तरह से हम चीजों को नए नए तरीके से सोच सकते हैं, कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए, अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा या फिर मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर, या फिर जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने की ओर, या फिर सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सृजन की ओर। बताइए क्या होना चाहिए इसमें। देखिए ऑप्शन ए है आपका अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा। देखिए विद्यालय में हमेशा प्रतिस्पर्धा तो नहीं हो सकती है, ये आपका रॉन्ग पॉइंट है। मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर, तो हर समय बच्चों को पुरस्कार देकर ही उनको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट है। जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हेतु, ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट है। जहां भी ये वर्ड मिले तुरंत उसे कट करें, निगेटिव पॉइंट माने। अब देखिए ऑप्शन डी है आपका सक्रिय भागीदारी। देखिए जहां भी इस तरह का वर्ड आए तो उसे तुरंत ही आप राइट कर दें। ये इस तरह के वर्ड हैं वो प्रगतिशील कक्षा में ठीक माने जाते हैं, यानी सक्रिय भागीदारी। एक शिक्षक की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए विद्यार्थियों को केंद्रित करने के लिए। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित करना चाहिए, तो सक्रिय भागीदारी की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व विकास का, मनोविज्ञान सिद्धांत, या फिर संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या फिर लगाव का विकासात्मक सिद्धांत? बताइए, लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? ये देखिए बहुत ही फेमस है, इनसे आपके जो सीटेट का एग्जाम है इसमें बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। कौन सा है? सामाजिक सिद्धांत। तो देखिए कहाँ पर, ये संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। यही आपका राइट होगा। जहां भी आपको समाज, संस्कृति या भाषा के बारे में देखने को मिले तो तुरंत आप लेव वाइगोत्स्की ही लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्नों को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे अकेले संघर्ष करते रहना चाहिए। ये देखिए गलत है। विद्यार्थियों को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देना चाहिए। ये आपका सही हो सकता है, लेकिन इससे आगे भी देखते हैं, क्या पता इससे अच्छा ऑप्शन मिल जाए। सीधे और सही जवाब बता देना चाहिए। ये देखिए रॉन्ग पॉइंट है। इससे क्या होगा कि बच्चे जो होंगे अपना माइंड नहीं लगाएंगे कि हमें किस तरह से समस्या को सॉल्व करना है या किस तरह से हमें चीजों में आगे बढ़ना है। तो ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थी को पनिश करना, आपको ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट है। पनिश नहीं करना है, दंडित नहीं करना है बच्चे को किसी भी बात के लिए। तो देखिए इसमें राइट पॉइंट आपका कौन सा हो रहा है? ऑप्शन बी। विद्यार्थियों को अगले कदम हेतु एक जो शिक्षक है वो से संकेत, इशारे से या टेम्परेरी हेल्प, जिसे हम लोग पाड़ या ढांचा बोलते हैं, स्कैफ फोल्डिंग बोलते हैं, इस तरह के वर्ड आपके बुकलेट में लिखे होंगे सीटेट के एग्जाम में, तो आप उसको ध्यान रखें। इसका मतलब यही होता है, टेम्परेरी हेल्प, स्कैफ फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा, इस तरह के वर्ड लिखे होंगे तो आप उसको सही करें। तो आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने कितनी बुद्धियां बताई हैं? तो 8 तरह की बुद्धि बताई हैं। कितनी बताई हैं? 8 तरह की बुद्धि बताई हैं हार्वर्ड गार्डनर ने। अब देखिए बुद्धि कई प्रकार की हैं। कितनी? 8 प्रकार की। अब कौन कौन सी? देखिए भाषाई बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या फिर संगीत बुद्धि। कौन सी है ऐसी जो नहीं है शामिल? किसके? हार्वर्ड गार्डनर की जो बुद्धियां हैं उसमें कौन सा ऐसा शामिल नहीं है? तो देखिए सबसे पहले तो समझ लेते हैं भाषाई बुद्धि। ये किसके पास होती है? ये देखिए कवि और लेखक के पास होती है। किसके पास होती है? कवि और लेखक के पास। लेखक के पास, जिनका अपने भाषा पर कमांड अच्छा होता है, पकड़ अच्छी होती है, तो वो भाषाई बुद्धि में आते हैं। स्थानिक बुद्धि किसके पास होती है? तो ये होती है आर्किटेक्ट के पास। संगीत बुद्धि जैसे कि ए.आर. रहमान। अब इसमें से कौन सी बुद्धि है जो हार्वर्ड गार्डनर की नहीं है? तो वो हो गई भावनात्मक बुद्धि। ये देखिए अलग तरह का कॉन्सेप्ट है और ये हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं दिया है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचार को एक तकनीकी के रूप में बच्चों में डैश विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किस लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे अभिसारी सोच, प्रकार्यात्मक स्थिरता, या फिर अपसारी सोच, या फिर अनुक्रिया समुच्चय। बताइए किस तरह का किया जा सकता है इसमें? तो देखिए समझते हैं इसमें क्या होता है। इसमें ग्रुप में बच्चे को बैठाना होता है। कैसे करना होता है? इसमें बच्चे को ग्रुप में बैठाना है, उसे कुछ सोचने के लिए कहना है। इससे क्या होता है? इससे बच्चे में जो कल्पनाशीलता होती है उसको बढ़ावा मिलता है। अब इसमें देखिए जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, इससे भी क्वेश्चन कई आते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें समस्या एक होती है लेकिन समाधान भी एक ही होता है। जो आपका अभिसारी सोच है इसको कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है? समस्या एक होती है, समाधान भी एक ही होता है। लेकिन जो अपसारी सोच है इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। किसको बोलते हैं? अपसारी सोच को। इसमें क्या होता है? इसमें प्रश्न एक होता है लेकिन जवाब कई होते हैं, समस्या एक होती है और हल कई होते हैं। यदि बच्चे से पूछा जाए कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो हर एक बच्चे का जवाब होगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, सभी बच्चों का अलग अलग जवाब होगा। कोई रेलवे में जाना चाहेगा, कोई टीचर बनना चाहेगा, तो सभी के अलग अलग आंसर निकल के आए। तो इसको आउट ऑफ द बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आउट ऑफ द बॉक्स। तो आपका ऑप्शन सी राइट होगा, अपसारी सोच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रचनावादी शिक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पूछी जा रही है। एक रचनावादी शिक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, देखिए इसके ऑप्शन, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट कर सके, सभी बच्चों को मानक निर्देश देना, यहाँ पर देखिए निर्देश होगा, निर्देश देना, सभी बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना, या बच्चों को विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना, बच्चों की जो विविध आवश्यकताएं हैं उनके प्रति उदासीन रहना। देखिए इसमें सही वाला आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, पहला है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमताओं को सर्वोत्तम रूप में प्रकट करे, ये सही होगा आपका। इसके अलावा देखिए सभी बच्चों को मानक निर्देश देना, ये आपका रॉन्ग पॉइंट है। सभी बच्चों को समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना, ये भी रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि सभी बच्चों का आईक्यू अलग अलग होता है। बच्चों को विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना, बच्चों की जो विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना, ये भी रॉन्ग पॉइंट है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण पूछा जा रहा है, कौन सा है समस्या समाधान की पद्धति का। देखिए इसके ऑप्शन है, समस्या को परिभाषित करना, समस्या की पहचान करना, प्रासंगिक जानकारी की खोज करना, या फिर परिकल्पना का निरूपण करना। क्या होना चाहिए इसमें, इसकी पद्धति का सबसे पहला चरण पूछा गया तो वो है समस्या की पहचान करना। क्या करना, समस्या की पहचान, ये तो आपका प्रथम चरण है। यदि दूसरा पूछा जाए तो क्या होगा, वो होगा समस्या को परिभाषित करना, ये आपका दूसरा चरण होगा। तीसरा पूछा जाए तो देखिए तीसरा हो जाएगा कि समस्या के तथ्यों की खोज करना, ये आपका तीसरा चरण है। और चौथा आपका हो जाएगा कि समस्या का सलूशन आप कैसे निकालेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, कोई भी समस्या है तो उसका आप सलूशन कैसे निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा चौथा चरण। तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो गया राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतर व्यक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है, ये आपको बताना है। कौन सा है ऐसा, विकास का कौन सा पहलू है। इसके देखिए ऑप्शन है, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, या फिर शारीरिक विकास, बताइए कौन सा है। इसका देखिए राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा सामाजिक विकास। क्या हो जाएगा, सामाजिक विकास। जैसा कि आपके क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है कि विकास का कौन सा पहलू समाज के, देखिए यहाँ पर किसका, कौन से वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, समाज का। समाज का पूछा जा रहा है कि आपको जो व्यवहार है आप कैसा बनाएंगे समाज के साथ, इसमें आप क्या करेंगे, समाज के साथ कैसे बेहतर रिश्ते बना सकेंगे। तो सोशल जो डेवलपमेंट है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सामाजिक विकास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिकरण के प्रमुख प्राथमिक संस्था के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें स्टार मार्क कर ले, ये तो हर बार इससे पूछा जाता है। कभी पूछा जाता है कि प्रमुख प्राथमिक संस्था, या कभी द्वितीयक संस्था के बारे में ही पूछा जाता है। यही दो बन के आते हैं क्वेश्चन इस तरह के। तो देखिए प्रमुख कौन सी है प्राथमिक संस्था, पुस्तकालय, स्कूल, परिवार, या फिर आश्रम, बताइए। तो देखिए इसमें यदि आपसे प्रथम प्राथमिक संस्था पूछी जाए, प्रमुख प्राथमिक संस्था पूछी जाए, तो वो आपका हो जाएगा परिवार। परिवार जो है वो आपकी प्राइमरी एजेंसी है, यानी प्राथमिक संस्था है। यदि आपसे द्वितीयक संस्था के बारे में पूछा जाए तो वो आपका स्कूल होगा। ये आप ध्यान रखें कि प्राथमिक संस्था के बारे में पूछा जाए तो आप परिवार लगाएंगे, यदि द्वितीय संस्था के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप स्कूल लगाएंगे, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं व सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं, बताइए। ऐसा कौन सा चरण है जिसमें बच्चे निगमनात्मक तर्क करते हैं, यानी तर्क वितर्क करते हैं किसी भी समस्या के प्रति, किसी भी तथ्य के प्रति, व सामाजिक मुद्दों से सरोकार भी रखते हैं, बताइए कौन सी ऐसी अवस्था है। संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बताइए कौन सी अवस्था है। इसमें देखिए मैं पहले आपको इनके वर्ष बता देती हूँ कि संवेदी जो चालक अवस्था होती है वो होती है 0 से 2 वर्ष। कितनी होती है, 0 से 2 वर्ष। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है आपकी 2 से 7 वर्ष। कितनी होती है, 2 से 7 वर्ष। इसके अलावा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, वो होती है आपकी 7 से 11। कितनी होती है, 7 से 11 वर्ष। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यदि पूछी जाए तो ये होती है 11 से 15। कितनी होती है, 11 से 15। तो देखिए अब इसमें संवेदी चालक जो अवस्था है वो 0 से 2 वर्ष हो गई आपकी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष। और
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 11 से 15 वर्ष। अब आप देखिए इसमें देख सकते हैं कि बच्चा ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें वो सामाजिक मुद्दों से सरोकार रख सकता है, बताइए। तो देखिए आपको एज से पता चल रहा हो 11 से 15 वर्ष का बच्चा जो होता है वो सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखने लगता है, वह समाज में रहते हुए अच्छे बुरे को पहचानने लगता है। तो देखिए कौन सी अवस्था हुई, ऑप्शन डी अमूर्त अवस्था। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है वह क्या कहलाती है, बताइए। सृजनता, संवर्धन, समाजीकरण या फिर स्थगित अनुकरण, क्या कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की जो अंतःक्रियाएं होती हैं वह सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है, अंतःक्रिया करके सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है, वह कहलाती है आपका समाजीकरण, क्योंकि समाज में रह के कर रही है। देखिए यहाँ पर सामाजिक वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पर ये सृजनता आएगा, क्या आएगा, सृजनता। तो देखिए इसका ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है, क्या आ जाती है, जेंडर की समझ आ जाती है, लगभग किस उम्र में, ये पूछा जा रहा है। 4 वर्ष में, 10 वर्ष में, 14 वर्ष में या फिर 18 वर्ष में, बताइए कब आ जाती है बच्चों में, जब वो पहचानने लगते हैं कि लड़का है या लड़की है। तो देखिए ये आ जाती है आपकी 3 से 4 साल में बच्चों में जेंडर की समझ आ जाती है, वो पहचानने लगते हैं कि वो लड़की है या लड़का है। तो देखिए यहाँ पर 3 नहीं दे रखा है मगर 4 दे रखा है, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा 4 वर्ष। यदि किसी ऑप्शन में 3 दे रखा हो तो उसे भी आप राइट लगा सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 वर्ष के बच्चे जेंडर की समझ रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों का समाजीकरण किस तरह से होता है, बच्चों का जो समाजीकरण होता है वो किस तरह से होता है। एक सरल रेखीय प्रक्रिया है, एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है, एक निश्चित और स्थिर प्रक्रिया है या फिर एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, बताइए किस तरह की है। तो देखिए एक सरल रेखीय प्रक्रिया ये नहीं है, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है, ये हो सकता है। एक निश्चित और स्थिर प्रक्रिया है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो लॉन्ग लाइफ चलने वाली प्रक्रिया है। एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये कैसे व्यवस्थित हो सकती है, बच्चों का समाजीकरण तो जिंदगी भर चलना है, हमें हमेशा ही समाज में रहना है और समाज के साथ अंतःक्रियाएं भी करना है। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यह एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो भाई बहन ARO RO की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी कर रहे हैं या UP-TET की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी इस चैनल पर देख सकते हैं। कई आपको वीडियो मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। थैंक यू।